हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि उपनिवेशवाद और देहात वाले चैप्टर में बम्बई दक्कन के इलाके में जो किसानों ने विद्रोह किया था, साहूकारों के खिलाफ उनके जो घर जलाए थे, उन पे हमला कर दिया था, जो ऋण पत्र या ऋणबंध थे उन्हें जला दिया था, ये सारा उन्होंने क्यों किया था, इसके पीछे क्या कारण था। लास्ट वीडियो में हमने ये तो जान लिया था कि बम्बई दक्कन में कौन सी प्रणाली इस्तेमाल की गई थी, रेतवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली इस्तेमाल की गई थी। इसमें टैक्स एक अलग तरीके से लिया जाता था, ये बंदोबस्त प्रणाली से थोड़ी हटकर थी, इसमें थोड़ा डिफरेंस था। जो पहला राजस्व बंदोबस्त था वो 1820 के दशक में लागू किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें जो राजस्व था यानी कि जो टैक्स था वो बहुत ही ज्यादा था। कुछ किसान थे वो इससे घबराकर ही गांव को छोड़ के चले गए थे। मुसीबत वहां पर और ज्यादा थी जहां पे बारिश नहीं होती थी, वर्षा जहां पर नहीं होती थी, और जहां की जमीन उपजाऊ नहीं थी, बढ़िया नहीं थी, वहां पे और भी ज्यादा दिक्कतें हुआ करती थी। क्योंकि जहां पे बारिश नहीं होगी, जहां की जमीन अच्छी नहीं होगी, वहां पे क्या होगा, फसल अच्छी नहीं होने वाली है। जब फसल ही अच्छी नहीं होगी तो किसानों पर जो इतना सारा टैक्स लगाया जा रहा है, वो किसान इतना सारा टैक्स कैसे दे पाएंगे, वो इतना सारा टैक्स पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कलेक्टर होता था वो तो अपने टाइम पर आ जाया करता था और वो मांगा करता था उनसे टैक्स। अब जिस कारण से किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, तो अब कलेक्टर क्या करता था, उन सारों पर जुर्माना ठोक देता था और उनकी फसल को अपने आप में जब्त कर लिया करता था, उनसे ले लिया करता था। ये दिक्कतें किसानों के साथ और बढ़ी जब क्या हुआ, 1832 में एक घटना हुई। 1832 में क्या हुआ कि जो कृषि उत्पादों की कीमत है उसमें गिरावट आ गई। कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट का ये मतलब है, जैसे कोई किसान है, किसान ने क्या किया, चावल की फसल बोई। जब उसके चावल होंगे वो बेचने जाएगा, वो कहाँ बेचने जाएगा, मार्केट में बेचने जाएगा, तो मार्केट में उसे कम दामों पर खरीदा जाएगा। अब किसान ने चावल पे जी तोड़ मेहनत की, उसमें जो बीज वगैरह खरीदे हैं या फिर कोई और काम किए, श्रम किया है, उससे उसकी कीमत ज्यादा नहीं मिल पाती। जब वो मार्केट में जाता है तो वो कम कीमत पे ही उससे खरीद ले जाते हैं। ये होता है कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आना, जिससे किसान को ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। तो 1832 में क्या हुआ, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई। इसके अलावा एक और चीज हुई, यहाँ पे हो गया अकाल हुआ, तो बहुत सारे पशु थे वो मारे गए, बहुत सारे लोग थे वो मारे गए। अब खाद्यान्न की भी कमी आ गई और ऊपर से टैक्स भी बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है। तो इससे किसानों ने एक रास्ता खोजा कि क्यों ना हम साहूकारों के पास जाते हैं। साहूकार ही हैं जो हमें जो उधार है वो उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे हमारा थोड़े टाइम के लिए गुजारा हो जाएगा। अब जब वो साहूकार के पास जाते हैं उधार लेने के लिए, ऋण लेने के लिए, तो साहूकार उन्हें उधार दे देते हैं, ऋण दे देते हैं, लेकिन वो उस पर ब्याज बहुत ही ज्यादा लगा देते हैं, अनलिमिटेड ब्याज लगाते हैं। अब किसान ने अगर एक बार उससे उधार ले लिया तो उसे चुकाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब किसान ने उधार तो ले लिया लेकिन उसे चुकाना और भी ज्यादा कठिन हो गया, मुश्किल हो गया। अब धीरे धीरे किसानों पर क्या लगने लग गया, दबाव पड़ने लग गया। ये उनसे टैक्स मांगने लगे और उधर वाली साइड साहूकार उन्हें परेशान करने लगे, हमें कहने लगे कि हमसे जो ऋण लिया है वो हमें वापस दो। तो थोड़े टाइम बाद में जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्हें धीरे धीरे पता लगने लगा कि किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इनमें थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, राजस्व में भी यानी टैक्स में भी धीरे धीरे ढील देनी शुरू कर दी। और जो कृषि उत्पादों की जो कीमतें इन्होंने घटाई थी वो धीरे धीरे इन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि किसानों में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लग जाए। अब जैसे किसानों में सुधार आने लगा, वो साहूकार के जो पैसे थे वो लौटाने लगे, जो टैक्स थे वो देने लगे। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि हम कृषि में सुधार करते हैं, यानी कि अपने खेतों को बढ़ाते हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपने खेतों को बढ़ाना शुरू कर दिया, नई नई जमीन खरीदने लग गए वो। अब जब जमीन खरीदेंगे और सोचेंगे हम वहां पे भी खेती करेंगे, तो उन्हें उसके लिए बीज भी चाहिए होंगे, जो बैल है ये भी चाहिए होंगे, हल बैल चाहिए होंगे, तो इन सभी चीजों को उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो फिर से वो वापस से जाएंगे साहूकारों के पास। अब साहूकारों के पास वो दोबारा गए, कहा कि हमें ऋण चाहिए, हमें तो जमीन खरीदनी है। तो साहूकारों ने उन्हें ऋण दे दिया और वो इस तरह से अपने जो खेत थे उसका एरिया धीरे धीरे बढ़ाने लगे।
और जिस टाइम में यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी वहीं ब्रिटेन में उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे। अब जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कच्चा माल जरूर चाहिए होता है। कच्चा माल होगा तो ही उद्योग स्थापित हो पाएंगे। अब जैसे अगर कपड़ों का उद्योग है, सूती वस्त्र कपड़े बनाने, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा कपास। तो इसी तरह से ब्रिटेन की भी यही हालात थी। ब्रिटेन में कपास नहीं होता था लेकिन वहाँ पे उद्योग स्थापित हुए थे सूती वस्त्र उद्योग के। तो फिर वहां पे उन्होंने सोचा कि हमारे पास कपास कहाँ से आती है, अमेरिका से आती है। वहां पर अमेरिका से कपास उस टाइम में 75% आया करती थी। यानी ब्रिटेन में जितनी कपास आयात होती थी, यानी ब्रिटेन में जितनी कपास आया करती थी उसकी 75% कपास कहाँ से आती थी, अमेरिका से आती थी। अब वहाँ के लोगों ने सोचा कि अगर हमें अमेरिका से कपास आनी बंद होगी, किसी कारण से वहाँ पर गृह युद्ध हो गया या फिर कोई और समस्या हो गई कि हमें अमेरिका से कपास ना मिल पाए, तो जो हमारे उद्योग धंधे हैं वो तो एक बार ठप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास कच्चा माल ही नहीं होगा, यानी कि कपास ही नहीं होगा, तो फिर हम कपड़े कैसे बना पाएंगे, हमारे उद्योग थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। और जब उद्योग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, वो घाटे में चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई ना कोई रास्ता अपनाते हैं। इस कारण से उन्होंने 1857 में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना करती। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी, 1857 में हुई थी। और फिर इसके 2 साल बाद 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की, वापिस से समझा देती हूँ, 1857 में कपास आपूर्ति संघ और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की उन्होंने कर दी स्थापना। अब इन दोनों कंपनी का एक ही काम था कि दुनिया भर में कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, भाई यहाँ कपास की खेती करो, कपास की खेती करो। अब इनके पीछे क्या कारण था, इनके पीछे ये कारण था कि ब्रिटेन में कपास का आयात कम होने लगा था अमेरिका से, मतलब अमेरिका से कपास कम आने लगी थी। इस कारण से ये सारी समस्या हो रही थी और उन्होंने सोचा कि अब कपास अगर हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारे सारे उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे। तब उसी टाइम में उन्होंने देखा भारत को। भारत में क्या था, भारत की जैसी जलवायु पाई जाती है वो कपास के अनुकूल है। यानी कोई एक फसल है वो एक निश्चित क्षेत्र में, भूगोलिक क्षेत्र में ही हो सकती है। अगर कोई गर्मी की फसल है तो वो सर्दी में नहीं हो सकती। अब उन्होंने देखा कि भारत की जलवायु ऐसी है जहाँ पे कपास अच्छी तरह से हो सकती है। और दूसरी चीज इन्होंने ये देखी कि भारत में सस्ते श्रमिक भी पाए जाते हैं। अब जब यहाँ पे सस्ते श्रमिक पाए जाते हैं तो कपास की खेती भी ये कर सकते हैं यहाँ पे। यानी सारी स्थिति भारत के और कपास के अनुकूल थी। तो अब अमेरिका में हो गया 1861 में गृह युद्ध शुरू। जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ तो वहां से कपास आनी एक बार बंद हो गई। अब गृह युद्ध होगा तो वहां पे कपास थोड़ी ना आएगी, इसलिए कारण से वहां से कपास आनी बंद होगी। तो उन्होंने देखा भारत की तरफ कि हाँ, भारत को प्रोत्साहित करो कपास के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने भी बोला कि हाँ, कपास की खेती करो, तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। और जब यहाँ पे जो अमेरिका है वहां पे गृह युद्ध हो गया और अमेरिका से कपास आनी बंद होगी तो कपास के उत्पादों में ऊंचाई आ गई, मतलब एक तरह से उछाल आ गया, कीमत में ज्यादा उछाल आ गया। यानी मार्केट में कपास की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब मार्केट में वैल्यू कब बढ़ती है, जब किसी चीज की कमी होती है। यदि मार्केट में कोई चीज बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है, उसकी कीमत उतनी ही कम होती है। अब क्या हुआ था, कपास की कमी आ गई थी दुनिया में, तो इस कारण से उसकी वैल्यू क्या थी, बढ़ गई थी, उसकी कीमतें बढ़ गई थी। ऐसे ही कपास के साथ हुआ था, इसकी भी कीमतें बढ़ गई। अब भारत वालों ने सोचा कि कपास की कीमतें बढ़ गई है, अगर हम इसकी खेती करेंगे हमें अच्छा फायदा होने वाला है, इसलिए हम कपास करेंगे। उधर वाली साइड से जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, वो भी कह रहे थे हाँ, कपास की खेती करो, कपास की खेती करो। और दूसरी तरफ जो साहूकार थे वो भी ऋण देने को तैयार थे, क्योंकि साहूकारों को पता था कि अगर ये हमसे ऋण लेंगे और कपास की खेती करेंगे तो इनको फायदा होगा और ऋण ये वापिस हमें लौटा पाएंगे। इस कारण से साहूकार भी जी भर के ऋण देने लगे और उनको दीर्घावधिक ऋण भी देने लगे।
और यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब ब्रिटेन में जो पूरी कपास आती थी उसकी 90% कपास भारत से जाने लगी। यानी एक टाइम ऐसा आया जब बहुत ज़्यादा कपास ब्रिटेन में भारत से जाया करती थी। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। इससे बहुत ही कम किसानों को फायदा हुआ। जो किसान धनी थे उनको तो इससे फायदा हो गया, लेकिन जो किसान गरीब थे उनको इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कपास के उत्पादन के लिए साहूकार से बहुत ज्यादा ऋण ले लिया था। और साहूकार क्या करते थे, बहुत ज्यादा ब्याज लगाया करते थे। इस कारण से जो किसान थे वो धीरे धीरे कर्ज के तले दबते ही चले जा रहे थे। क्योंकि अब जो अमेरिका है, अमेरिका में एक बार गृह युद्ध हो गया शुरू, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सारी उम्र चलता ही रहना है, कभी ना कभी तो खत्म होगा। अब अमेरिका में गृह युद्ध जब खत्म हो गया तो क्या हुआ, अमेरिका से भी वापिस से कपास जाने लगी ब्रिटेन में। जब अमेरिका से ब्रिटेन में कपास जाने लगी तो कपास की कीमतों में गिरावट आ गई। अब चीज ज्यादा हो गई तो उसकी कीमत थोड़ी कम हो गई। ऐसी चीज कपास के साथ हुई थी। अब अमेरिका से जाने लगी कपास तो उसकी कीमतों में गिरावट आ गई। तो साहूकारों ने क्या सोचा, साहूकारों ने सोचा कि अगर अब मैं ऋण दूंगा और लोग कपास बोएंगे तो उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जब उन्हें फायदा नहीं होगा तो वो मेरा ऋण कैसे लौटा पाएंगे। इस कारण से साहूकार ने सोचा कि अब मैं ऋण देना एक बार बंद कर देता हूँ, जो मैंने ऋण दिया है उसे मैं वापिस मांगना शुरू कर देता हूँ। अब साहूकार ने ये सोचा और जो भी आते हैं किसान उसके पास ऋण लेने के लिए, साहूकारों ने मना कर देता कि भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा और जो तुमने ऋण लिया वो मेरे को वापस दे दो, क्योंकि अब इसकी कीमतों में गिरावट आ गई है, तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होना और तुम मुझे ऋण कैसे लौटाओगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लगाया गया था। अब बारी आ गई थी दूसरे राजस्व बंदोबस्त की। अब दूसरा राजस्व बंदोबस्त लगाया गया तो इसमें टैक्स चेंज होना था, यानी जो टैक्स की कीमत थी वो चेंज होने वाली थी और इसमें टैक्स बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ा दिया गया था। पर नाटकीय रूप से बढ़ाया गया इसमें टैक्स। अब एक तरफ है किसान बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए हैं, अब कपास की कीमतें भी धीरे धीरे घटने लगी है, और दूसरी तरफ किसानों को चाहिए साहूकारों से उधार, और साहूकार उन्हें उधार नहीं दे रहे हैं, भाई तुम लुटा नहीं पाओगे, मैं नहीं देने वाला। और तीसरी तरफ क्या हो रहा है, टैक्स हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब जो किसान है उनके ऊपर टैक्स का भी दबाव है और साहूकारों का भी दबाव है। और इसके अलावा जो साहूकार होते थे उन्हें ऋण तो दे नहीं रहे थे और वो उनसे जो ऋण लिया हुआ था उस पर बहुत ही ज्यादा वो ब्याज लगा रहे थे। जैसे 100 रुपए का मूलधन है, यानी किसी किसान ने साहूकार से 100 रुपए उधार लिए हैं तो उस पर वो 2000 तक का ब्याज लगाया करते थे। जबकि नियम क्या होता था, कभी भी मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए। अगर मूलधन 100 है तो 90 हो सकता है ब्याज, 80 हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये तो 2-2000 का ब्याज लगा रहे थे, जो एक तरह से वैध था ही नहीं। और इससे बचने के लिए किसानों ने बहुत सारे तरीके भी अपनाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब क्या करते बेचारे किसान, तो इससे अंग्रेजों ने एक फायदा सोचा, अंग्रेजों ने एक तरकीब अपनाई। उन्होंने क्या किया, एक परिसीमन कानून पारित किया। परिसीमन कानून पारित किया। इसका ये लक्ष्य था कि जो साहूकार है ज्यादा ब्याज लगा रहा है उस ब्याज को कैसे कम किया जाए। इन्होंने किसानों के हित में एक कानून बना दिया था, लेकिन इसमें परिसीमन कानून का नियम का क्या था कि जो साहूकार और जो रैयत है उसके बीच में तो बंद पत्र है, यानी कि जो ऋण पत्र है जिसपे लिखा हुआ है कि हाँ इसने इतना ऋण लिया, इतने टाइम में लौटाना, इस पे इतना ब्याज लगा हुआ है, ये सारा है, ये सिर्फ 3 साल तक ही मान्य होगा। यानी 3 साल के बाद ये अवैध होगा, ये मान्य नहीं होने वाला है। अब इसमें क्या किया, साहूकार ने भी एक तरकीब खोज ली। साहूकार ने क्या सोचा कि 3 साल के लिए मान्य है, चलो कोई बात नहीं, अपने 3 साल बाद में फिर भरवा लेंगे। तो साहूकार ने ये सोचा, अब अगर कोई किसान है उसने लिया है साहूकार से उधार, तो वह जो लिखा हुआ है जिस पर कि इसने इतना उधार लिया, ये लिया, ऐसे लिया, वैसे लिया, तो वो कितने साल तक मान्य है, 3 साल तक मान्य है। अब साहूकार ने सोचा मैं 3 साल बाद में फिर से लिखवा लूंगा। अब 3 साल के अंदर क्या हुआ, अगर किसी किसान ने 100 रुपए लिए हैं और उस पर साहूकार ब्याज तो वैसे भी
ज्यादा लगाया करते थे तो उस पे लग गया 1000 रुपए का ब्याज। अब 3 साल बाद में जो साहूकार वापिस से ऋण बंद भरवाया करते थे। अब ऋण बंद भरवाने का भी उनका एक अलग स्टाइल होता था, उसमें भी वो चालाकी किया करते थे। अब जो ये मूलधन है और ये जो ब्याज है, इन दोनों को जोड़ लिया करते थे। तो ये कितना हो गया, 1100 हो गया। अभी 1100 है, इसको ही ये मूलधन बता दिया करते थे। वापिस से समझा देती हूँ। साहूकार से किसी किसान ने लिए जैसे 100 रुपए, अब उस पे 3 साल में ब्याज लग गया 1000 रुपए। हालांकि ये नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि कभी भी मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं हो सकता। 90 रुपए लग सकता या उससे कम लग सकता, 99 भी लग सकता था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लग सकता। लेकिन इसमें साहूकार थे, वो बहुत ज्यादा ब्याज लिया करते थे, इस कारण से चलो इतना लग गया। अब 3 साल बाद में वापिस से साहूकार एक नया बंद पत्र भरवाया करते थे। उसमें भी वो चालाकी किया करते थे कि जो मूलधन है और जो ब्याज लगा हुआ है, उन दोनों को जोड़कर मूलधन बनाकर लिख दिया करते थे। अब मतलब जो उनका उधार था वो और ज्यादा बढ़ता जाता और अनलिमिटेड बढ़ता ही जाता था। और अगर कोई किसान इन सारों से निपट कर अगर वो ये सारा उधार भर भी देता था तो क्या होता था, साहूकार उन्हें रसीद देने से मना कर दिया करते थे। अब ये सारी चीजें किसानों को यहाँ पे देखनी पड़ती थी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। इस कारण से किसानों ने क्या किया था, 12 मई 1875 में क्या कर दिया था, किसानों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया था। किसानों को चोट पहुंचा दी थी। जो सारे ऋण बंद थे या फिर जो ऋण पत्र थे उन सभी को चला दिया था, उनके घर को भी जला दिया था। ये सारी चीजें किसानों ने इसलिए की थी क्योंकि साहूकार उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। अब जब ये सारी घटना हुई थी, यानी कि जो ये विद्रोह किया था किसानों ने, तो बंबई सरकार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बंबई सरकार ने सोचा हाँ कोई बात नहीं, किसानों का गुस्सा थोड़ी देर में उतर जाएगा, शांत होके बैठ जाएंगे सारे। लेकिन जो भारत सरकार थी उसने सोचा कि 1857 में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी। अब उन्हें 1857 की क्रांति की याद आ गई कि बहुत भयंकर क्या क्रांति थी वो। उसी तरह की क्या है, उसी तरह से इन किसानों का विद्रोह, इसे काबू पाने की जरूरत है। तो जो भारत की सरकार थी यानी जो मेन गवर्नमेंट थी, उन्होंने बंबई गवर्नमेंट पर दबाव बनाया कि हाँ इसको रोकने की कोशिश करो, नहीं तो ये काबू पाने में मुश्किल हो जाएगी। और उन्होंने एक जांच आयोग भी बनाया। जांच आयोग का क्या काम था, जांच आयोग का ये काम था कि वो देखेंगे कि किस कारण से यहाँ के किसानों ने विद्रोह किया है, इस विद्रोह के पीछे किसानों के क्या कारण थे, उन्हें किस कारण से यहाँ पे विद्रोह करना पड़ा। तो जांच आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई और उसे 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की और उस रिपोर्ट को कहा जाता है दक्कन दंगा रिपोर्ट। दक्कन दंगा रिपोर्ट जो 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ये यहाँ पे जो दंगा हुआ था, यानी कि जो किसानों ने बंबई दक्कन के इलाके में विद्रोह किया था, जो गांव सूपा से शुरू हुआ था, उसके बारे में बताई गई थी कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। अब इसमें भी अंग्रेजों ने ये नहीं बताया कि हमारा टैक्स ज्यादा लेते थे, हम टैक्स ज्यादा लेते थे, इस कारण से जो किसान थे उन्हें साहूकारों के पास जाना पड़ा। इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि सारी गलती साहूकारों की थी, हमारी कोई गलती नहीं थी। इसमें साहूकार दबाव डालते थे, साहूकार ये करते थे, उन्होंने खुद की इसमें कोई भी गलती नहीं बताई है। क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया था, वो खुद की बुराई क्यों करेंगे, वो तो साहूकार की बुराई करेंगे। इस कारण से ये सारी चीजें यहाँ पे हुई थी। तो इस तरह से हमारा ये जो उपनिवेशवाद और देहात वाला चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।